नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्लास 12th के रसायन के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस प्रावस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के MCQ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न बता दिए हैं। 25 प्रश्न जो बताए थे और निश्चित ही उनमें से ही ये 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसके बाद अगले 1 सेंटेंस और 1 वर्ड पर आधारित हमारा आज का ये वीडियो है, जिसमें हम आपको ये क्वेश्चन बताएंगे आंसर सहित। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन पर। तो चलिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक शब्द और एक वाक्य हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, 1 नंबर में पूछा सकता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं, और त्रिज्या अनुपात बराबर R+/R-। R+ धनायन की त्रिज्या है और R- ऋणायन की त्रिज्या है। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर है, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाई कोशिकाओं की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। इसका आशय है कि क्रिस्टल जालक में क्या होता है, इकाई कोशिकाएं नियमित क्रम में व्यवस्थित रहती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इकाई कोशिका या एकक कोशिका किसे कहते हैं। त्रिविम जालक का, यहाँ पर आपको का लगाना पड़ेगा, त्रिविम जालक का वह सूक्ष्मतम रूप जिसकी पुनरावृत्ति से, ये में हटाना पड़ेगा, फिर से मैं बता दूं, आपको 2 जगह संशोधन करना है इसमें। त्रिविम जालक का वह सूक्ष्मतम रूप जिसकी पुनरावृत्ति से किसी क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इस तरह के 1-1 नंबर वाले, एक शब्द एक वाक्य वाले प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, इकाई कोशिका के घनत्व का सूत्र लिखिए। तो देखिए, इकाई कोशिका घनत्व सूत्र ये है, घनत्व बराबर Z/m/a³ Na। अब Z क्या है, इकाई सेल में परमाणु संख्या, m परमाणु द्रव्यमान, a इकाई सेल में परमाणु संख्या, नहीं यहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, ये इकाई कोशिका की कोर की लंबाई, और ये एवोगाड्रो संख्या। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक समीकरण लिखिए। तो ब्रेक समीकरण ये है, n लैम्डा = 2d sin थीटा। n सतहों की संख्या है और लैम्डा x किरणों का तरंगदैर्घ्य है, और d 2 सतहों के बीच की दूरी, और थीटा आपतन कोण है। और ये क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या किसे कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं इसको, समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या भी कहते हैं। तो देखिए, समन्वय संख्या का मतलब होता है किसी संरचना में किसी परमाणु के पड़ोसी परमाणुओं की संख्या या आयन की संख्या। तो देखिए यहाँ इसी क्रम में है, किसी आयनिक क्रिस्टल में कोई आयन जितने विपरीत आयनों से घिरा रहता है उसे उस आयन की समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे NaCl में Na+ आयन 6 विपरीत Cl- आयनों से घिरा रहता है, अतः Na की समन्वय संख्या 6 है। और इसी प्रकार से NaCl में Cl- आयन 6 विपरीत Na आयनों से घिरा होता है, अतः Cl की समन्वय संख्या 6 है। तो आपसे पूछ सकते हैं समन्वय संख्या किसे कहते हैं, NaCl की समन्वय संख्या बताइए। NaCl में Na की समन्वय संख्या भी 6 और Cl+ की भी माइनस की समन्वय संख्या भी 6 है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु दोष किसे कहते हैं। बिंदु दोष, तो किसी क्रिस्टल के रचक परमाणुओं की नियमित व्यवस्था में उत्पन्न विकृति को बिंदु दोष कहते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई जो है रचक कण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, और यहाँ होना चाहिए, लेकिन जब अपने निश्चित जगह से ये क्या हो जाते हैं, कहीं विचलित हो जाते हैं या यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं, तो जो दोष उत्पन्न होते हैं बिंदु दोष कहते हैं। इसलिए एक बार पुनः आप पढ़ लीजिए, किसी क्रिस्टल
में रचक परमाणुओं की नियमित व्यवस्था से उत्पन्न विकृति को बिंदु दोष कहते हैं। अगला आता है साटकी दोष। अब देखिए साटकी दोष मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि 1 नंबर का है, लेकिन ये 2 नंबर का है। अब 2 नंबर का हो सकता है, लेकिन इसके अंदर से 1-1 नंबर के आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको यहाँ पर प्रश्नों को ये फोकस करना है कि इसमें से 1 नंबर के क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए मैं यहाँ पर आपको पहले पूरे प्रश्न को पढ़ कर दिखाता हूँ। इसमें से आपको 1-1 अंक वाले प्रश्न भी निकाल के बताऊँगा। साटकी दोष किसे कहते हैं, इतना पूछ सकते हैं। तो आप उसमें लिखेंगे, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने निर्धारित स्थान से विलुप्त हो जाते हैं तो उत्पन्न दोष को साटकी दोष कहते हैं। यदि 1 नंबर का आता तो आपको यही लिखना है, लेकिन मैंने इसमें एक्स्ट्रा जानकारी और डाल दी है। वो देखिए क्या है। इस दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन के विलुप्त होने से क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। अब ये प्रश्न क्यों, इतनी जानकारी क्यों डाल दी गई है अलग से? कभी पूछते हैं साटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? साटकी दोष में क्रिस्टल के घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, क्यों? तो यदि ऐसा प्रश्न आता है तो उस समय आप लिख सकते हैं, इस दोष मतलब साटकी दोष। साटकी दोष में समान संख्या में धनायन व ऋणायन विलुप्त होने से क्रिस्टल उदासीन बना रहता है और उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, घनत्व यथावत रहता है। घनत्व कम, सॉरी साटकी दोष है क्योंकि इसमें सार्ट आउट हो जाते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया। यहाँ पर धनायन और ऋणायन विलुप्त होते हैं, इसलिए घनत्व में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन क्रिस्टल क्या रहता है, उदासीन बना रहता है। प्रश्न यहाँ पर यह आएगा कि इस दोष में समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त होने से क्रिस्टल उदासीन बना रहता है। तो प्रश्न क्या आएगा, साटकी दोष में क्रिस्टल उदासीन बना रहता है, क्यों? क्योंकि समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त होते हैं। अब अगला प्रश्न बनता है कि साटकी दोष में क्रिस्टल घनत्व कम क्यों हो जाता है? तो साटकी दोष में क्रिस्टल का घनत्व इसलिए कम हो जाता है कि धन आयन और ऋण आयन हमेशा के लिए उसमें से विलुप्त हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं तो निश्चित रूप से घनत्व में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसमें से छोटे छोटे प्रश्न निकाले जा सकते हैं। और यह दोष साटकी दोष कैसे क्रिस्टल में पाया जाता है? जिनमें क्या है, जो समन्वय संख्या जो क्या होती है, उच्च समन्वय संख्या होती है, उनमें पाया जाता है। और इसमें धनायन और ऋणायन का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण ध्यान दीजिए। यह दोष क्षार धातुओं के हैलाइडों में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आदि में। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में कौन सा दोष बिंदु दोष पाया जाता है, तो आपको लिखना है कि साटकी दोष। और ऐसा ही पूछ सकते हैं क्षार धातुओं के हैलाइडों में कौन सा बिंदु दोष पाया जाता है, तो आपको लिखना है साटकी बिंदु दोष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में कोई धनायन अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर अंतराकाशी रिक्ति में चला जाता है तो आयनिक क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि हो जाती है, किंतु उसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह दोष निम्न मतलब कम समन्वय संख्या वाले ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है। इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? यह दोष Ag के हैलाइडों में, सिल्वर के हैलाइडों में पाया जाता है। सिल्वर के हैलाइड कौन से? AgCl, AgBr, Agi, और साथ में जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड में भी पाया जाता है। अब चूंकि ये प्रश्न जो लिखा है मात्र 1 अंक का नहीं है, ज़्यादा अंक का हो सकता है, लेकिन इसके अंदर से 1-1 अंक के प्रश्न बनने की संभावना है। पहला तो आपकी फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा यहीं तक हो जाती है। उसके बाद फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता में क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिख देंगे इस दोष के कारण क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कोई परिवर्तन होता है क्या, तो आपको बताना पड़ेगा उसके घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है। या नहीं होता है तो क्यों? क्योंकि फ्रैंकल दोष के कारण जो है जो आयन है वो क्रिस्टल के अंदर ही रहते हैं, लेकिन अपने स्थान बदल लेते हैं, बाकी उसमें से विलुप्त नहीं होते, इसलिए घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये किस तरह के
यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम होती है। लिखा निम्न समन्वय संख्या वाले में, लिखा है निम्न समन्वय संख्या वाले क्रिस्टल में पाया जाता है। और इसमें धनायन का आकार ऋणायन के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। धनायन का आकार ऋणायन के आकार से छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए, एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए या लिखिए जिसमें फ्रेंकल एवं साल्ट की दोष दोनों पाए जाते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य वाला। उसके बाद में कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र में त्रिविम जालकों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती 14। बहुत बार पूछा था क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं मूल रूप से, तो 7 प्रकार के, लेकिन उसमें त्रिविम जालकों की संख्या, लेटिस संख्या पूछा है तो वो 14 होती है। अगला प्रश्न आता है अपमिश्रण या डोपिंग किसे कहते हैं? तो किसी क्रिस्टली ठोस में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। अपमिश्रण अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। तो यहाँ पर अपमिश्रण किसे कहते हैं, यहीं तक 1 नंबर का हो जाता है। लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पूछ सकते हैं कि डोपिंग का मुख्य कार्य क्या है या मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अपमिश्रण से अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के उद्देश्य किया जाता है। तो अपमिश्रण का मुख्य उद्देश्य होता है अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ताप वृद्धि से चालकों की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। ध्यान ना, अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे इसका रिवर्स भी पूछ सकते हैं, ताप कमी से अर्धचालकों की चालकता में क्या हो जाती है? कमी। ये वृद्धि से वृद्धि होती है और कमी से कमी होती है, पर यह बात किसके लिए? अर्धचालकों के लिए। और धातु में इसका विपरीत प्रभाव होता है। ताप वृद्धि से धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये क्या होती है? कम होती है। और ताप यदि कम करेंगे तो चालकता क्या होगी? बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अति चालकता किसे कहते हैं? अति चालकता परम शून्य ताप पर धातुओं के प्रतिरोध, धातुओं का आएगा यहाँ पर, का प्रतिरोध लगभग शून्य। परम शून्य ताप पर धातुओं का प्रतिरोध लगभग शून्य, अर्थात चालकता का मान अत्यधिक हो जाने की घटना क्या कहलाती है? अति चालकता कहलाती है, या अति चालकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है FeCO और Na किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है? तो ध्यान ना, फेकोनी ध्यान रखें, और ये लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने वाले पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ अस्थायी चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं और इन पदार्थों के परमाणु अणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि O2, NO और CO। तो आपसे यहाँ पे क्या क्या प्रश्न इसमें से और बन सकते हैं 1 नंबर के, कि अनुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकत्व किस प्रकार का होता है? तो अस्थायी चुंबकत्व होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? तो अयुग्मित होते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अगले क्रम में अगला प्रश्न आता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ को समझने के लिए फिलहाल मैं इसको नीचे कर दूं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा है चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होने वाले पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों के परमाणु अणु में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी जो हमने पढ़ा था अनुचुंबकीय, उसमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें युग्मित होते हैं। इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण यदि प्लस माने तो दूसरे का उतना ही क्या रहेगा? माइनस में रहेगा। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? शून्य होता है। ये विशेष बात है, इनका कुल चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। एग्जाम्पल है NaCl, H2O और बेंजीन। ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन आता है लोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तीव्रता से आकर्षित होने वाले पदार्थ लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और लोह चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ को लोह चुंबकीय क्षेत्र
पदार्थ मतलब यहाँ पे कहने का आशय है कि लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र से हटा लेने के बाद भी चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है, अर्थात ये पदार्थ स्थायी चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं। तथा चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के बाद भी इनमें चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है, अर्थात ये पदार्थ स्थायी चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए स्थायी चुंबकत्व का गुण किनमें होता है? लोह चुंबकीय पदार्थ में। एग्जाम्पल क्या है? आयरन, कोबाल्ट और निकिल। इसके अगले क्रम में है क्यूरी बिंदु किसे कहते हैं। तो क्यूरी बिंदु को समझने के लिए देखिए क्या होता है क्यूरी बिंदु। ताप में वृद्धि के साथ लोह चुंबकीयता का गुण धीरे धीरे क्षीण होता जाता है और एक ताप ऐसा आता है, यहाँ पे ऐसा आता है, जिस पर लोह चुंबकीयता अनुचुंबकीयता में परिवर्तित हो जाती है। उस ताप को क्यूरी बिंदु कहते हैं। कुल मिलाकर आपको ध्यान देना, लोह चुंबकीयता धीरे धीरे अनुचुंबकीयता में बदलती है। ताप में वृद्धि के साथ साथ लोह चुंबकीयता का गुण धीरे धीरे खत्म होता है और अनुचुंबकीयता गुण बढ़ने लगता है, और जिस ताप पर यह घटना घटित होती है उस ताप को कहते हैं क्यूरी बिंदु कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन इस तरह से है। अगले 3 क्वेश्चंस हमने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, उन्हें आप देखिए। 2 तत्व ए और बी एक यौगिक बनाते हैं जिसके क्रिस्टल की संरचना घनी है। ए परमाणु घन के कोर पर है और बी परमाणु घन की फलक के केंद्र पर है उपस्थित है। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। ये हमने आपके लिए क्वेश्चन डाल दिया है। आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर हमें बताएंगे, और नहीं आता है तो हमसे पूछेंगे। उसके बाद में कांच की पुरानी खिड़कियां तल पर मोटी हो जाती है, क्यों? इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, और नहीं आता तो हम इसको बताएंगे। फ्रेंकेल दोष में ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, जबकि साठ के दोष में घनत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर सुन लीजिए, फ्रेंकेल दोष में ठोस के घनत्व पर प्रभाव पड़ता है जबकि साठ की दोष में घनत्व पर प्रभाव नहीं पड़ता, क्यों? तो इसका आंसर तो हमने दिया, आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो निश्चित रूप से हमने 20 में बताया है कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो को देखने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।